दोस्तों नमस्कार। आप सभी के इस मंच पर जिसका नाम पंचायत हिंदी है, बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से देश में जो राजनीतिक हलचल बनी रहती है उसको लेके हमारे शाम को कार्यक्रम करते हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, चर्चित ही हैं आप। हमारे हर रोज़ कार्यक्रम में गेस्ट के रूप में आते हैं और हमें जो भी राजनीतिक खबर है उस पर अच्छी तरह से विश्लेषण करते हैं। तो एक बार फिर से अनिल जी, आपका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद राहुल। तो अनिल जी, देश में बहुत कुछ हो रहा है और ख़ास करके चुनावी माहौल महाराष्ट्र है, उसमें भी बहुत कुछ देखा जा रहा है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में गुजरात से कोई उद्योगपति कंटेनर में पैसे भर के भेज रहा है? ये चिंता शरद पवार ने जताई, ऐसा क्यों? देखिए, मुंबई और महाराष्ट्र जीतना बीजेपी की प्रायोरिटी है। और ये बात कैसे बाहर आई, ये बात स्वयं शरद पवार ने एक बहुत बड़े पत्रकार से की थी 1 महीने पहले। उन्हें कहा था कि नैरेटिव हम सेट कर लेंगे, सब जगह हम आगे हैं, लेकिन गुजरात का एक बड़ा उद्योगपति लगभग 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए कंटेनर में भर के गुजरात भेज रहा है और उसका हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और उस पत्रकार ने पूछा भी कि क्यों लग रहा है दादा आपको ऐसा कि अपनी नैरेटिव, क्योंकि तब उसने कहा था कि जो सरकारी पैसे बांट रहे हैं तब घोषणा हुई थी कि लाडली बहना योजना में ये सब पैसा देंगे। जब ये सरकारी पैसे बांट रहे हैं, इसके अलावा अगर लिफाफे में लोगों के पास पैसे जाएंगे तो हमारे जो अभी हमको लग रहा है हम एक तरफ हैं, तब हो सकता है 1 महीने के बाद हम बराबर हो जाएं। उसके बाद लोगों में फीलिंग क्या है, लोग क्या नैरेटिव सेट में जाते हैं, क्या मतलब नरेशन में झुकते हैं, क्या वो भावनात्मक मुद्दों में चले जाते हैं, क्या कि उनको वाकई जो मराठी अस्मिता या मराठा अस्मिता है उसको लेकर वो इंटैक्ट रहते हैं। उन्होंने तब भी कहा था कि देखिए, गुजरात के बहुत सारे जो उद्योगपति हैं वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर उद्योग की सरकार आए या महाविकास आघाड़ी आए। वो चाहते हैं कि यहाँ फडणवीस ही रहे, यहाँ महायुति ही रहे, जिससे वो जो चाहे वो करा सकें। उनका सीधा जो आरोप था वो अदानी को लेकर था, लेकिन जब शरद पवार अदानी को लेकर ये बात बोलते हैं तब ये मानकर चलिए, क्योंकि अदानी उनके सबसे नज़दीक है, वो हमेशा होता है। सबसे खास आपको पता है कि जब हिंडनमन की रिपोर्ट आई थी और पूरा हंगामा हुआ था, तब अदानी ने 1-1.5 घंटे बात की थी अलग से जाके जी। बावजूद इसके ये जब ये बोलते हैं कि कोई ये, और गुजरात से तो सबसे बड़ा गुजरात का तो कौन है? हाँ, अदानी है। अदानी है। और उसको वहाँ क्या फ़ायदा है? तो सबको पता है कि वहाँ पर जो धारावी का प्रोजेक्ट मिला है अदानी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, और उनका इंटरेस्ट और किस तरह कौड़ियों के दाम पर मिला है वो इंटरेस्ट है। तो ये सबसे ज़्यादा कि वहाँ पैसे बटाई हो रही है। और एक वहाँ प्रकाश मोहरे करके एक संस्था चलाते हैं, पत्रकारी संस्था। उनका कहना था कि रिजर्व बैंक की जो सील होती है, आपको पता है नोटों पर सील आती है, वाइट कलर की पट्टी आती है, वो उनके एक रिपोर्टर को ढेर सारे मिली थी जंगल में। इसका मतलब साफ साफ है कि पैसे तो कहीं बट रहे हैं और वो सील कहीं ऐसी जगह पर ना फेंक दी जाए जाके पता चल जाए, इसलिए उसको संभाल के रखा जा रहा है। सर, यानी जिस तरह से शरद पवार ने जो कहा, इसका मतलब जो सील मिले तो उनके जो आरोप हैं वो कहीं ना कहीं उस तथ्य में जा रहे हैं। और दूसरी बात, इसी में मेरा एक सवाल और जुड़ा है कि फिर सर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? नहीं, मैं तो वही, फिर तुम हंसोगे जब मैं बोलूँगा। वो चुनाव आयोग नहीं है सर, वो चूना आयोग है। वो विपक्ष को खाली चूना लगाता है और अपने जो बॉस हैं, अपने आका हैं, राजनीतिक आका है, उनका आदेश का पालन करता है। एक बहुत बड़े पत्रकार थे, वो कहते थे, वो मजाक मजाक में कहते थे कि अभी जो चुनाव आयोग है वो टॉमी हो गया है। बोले अगर घर में आपने कोई टॉमी पाला है और कोई बाहर का आदमी गेट पे आ जाता है और भों 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 करके पकड़ लेता है, तब हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमको लगता है ये दुश्मन है। और लेकिन उस दुश्मन से काम कर रहा है। हाँ, मतलब आपका पड़ोसी है, ये है, आपसे बन नहीं रहा, तो आप छोड़ दोगे, काटे भले, बोले यार तो कुत्ता है, तुम आए थे घर में, काट लिया। लेकिन उससे अगर आपसे दोस्ती हो गई है, आपके पड़ोसी से जिससे कुछ समय बनती नहीं थी, वो जैसे ही घर आएगा और दौड़ेगा, आपका टॉमी क्या बोलोगे? नहीं टॉमी ये भैया है, इसको मत काटो, ये दोस्त है टॉमी भैया है, इसको नहीं काटने का। टॉमी समझ जाएगा, लगता है साहब की दोस्ती हो गई। हाँ, पहचान वाले। चुनाव आयोग भी ऐसे ही करता है कि अगर विपक्ष में कोई बंदा है तो खूब उस पर करेगा, नोटिस भेजेगा, ये करेगा, वो करेगा, और जैसे ही ऊपर से मिलेगा कि अब ये भैया है, अपनी तरफ आ गया है, तो चुनाव आयोग आंख बंद कर देता है। कुल मिला के बात यही है कि पैसे बट रहे हैं, 100% है। किसी एक पत्रकार ने कहा था मुझे वहां की पर सीट 1,000 करोड़ रुपए खर्च होगा, सब मिला के अनिल भाई, पर सीट 1,000 करोड़। और लिमिट कितनी है सबको पता है,
सर ये पैसे हैं किसके और ये पैसे ये सब धन्ना सेठों के पैसे वो लगा किस रहे हैं? आपके हमारा भविष्य लूटने के लिए, मराठियों का भविष्य लूटने के लिए, वहाँ के लोगों का भविष्य लूटने के लिए। पैसा तुमको पता है कितना? 1,000 करोड़ लगाया, 288 ठीक से मतलब 288 करोड़ रुपए, 288,000 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे, लेकिन ये कमा कितना लेंगे? 1,000 करोड़। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमने जब पैसा लगाया है, अपने नौकरों को पैसा दिया है, तो जो नौकर हमारे हैं वो मालिकों की बात कैसे टालेंगे? मालिक बोलेगा ये एक टुकड़ा जमीन का टुकड़ा दे दो हमको, लो साहब जीआर हो गया, ये जंगल हमको दे दो, लो साहब हो गया, ये नदी हमको दे दो, लो साहब हो गया। तो ऐसा ही होगा ना। मतलब पैसा भरपूर जा रहा है, पैसा भरपूर बट रहा है। बीजेपी को लगता है उसके पास वही रास्ता है, अगर वो नहीं कर पाती, हार जाती है, महाविकास अघाड़ी आती है, तो ये मान के चलिए जितने धन्ना सेठ हैं, स्वाभाविक है सपना सबका अपना लॉबी होता है सर। हाँ, सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। आपकी लॉबी ये है तो उनकी भी लॉबी होगी कोई। जैसे क्या बोलते हैं, रेवंत रेड्डी है, उसने क्या कहा जब कहा कि आपके यहाँ भी तो अदानी जा रहे हैं, तब मना नहीं है, तो उसने कहा देखिए हमारे में और बीजेपी में फर्क है। बीजेपी जो है वो देश का पैसा, देश की संपत्ति अदानी को दे रही है, और अदानी हमको दे रहे हैं, यानी हम जनता के ट्रस्टी, तो हम जनता को देंगे। मतलब धन्ना सेठ तो किसी के नहीं हुए हैं। कुल मिला आज वो लोग मदद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को, या उनकी लॉबी को, या भाजपा को, या सम को। कोर्ट के अगर वहां सरकार बदल जाएगी तो हो सकता है कि तब उनकी वफादारी उनसे हो जाए। मतलब इतनी बड़ी बात मान के चलिए। और उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा गुजरात से पैसे आ रहे हैं। मतलब जो गुजराती वर्सेस मराठी अस्मिता की बात है, फिर वहीं आके टकराव होगा। और ये बात अगर लोगों में वहां फीलिंग कर गई तो भाजपा आएगी ही नहीं, पैसा लेकर भी लोग नहीं देंगे वोट। सर इसी से मेरा एक दूसरा सवाल है कि उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग के द्वारा जांच किया जाता है। लग रहा है कि चुनाव आयोग अब कहीं ना कहीं जो चेक जांच किया वो फंस गए हैं चुनाव आयोग भी। अब देखिए पूरा वीडियो है, 2.5-3-4 मिनट का वीडियो है, खुद उद्धव ठाकरे ने बनाया। उसने पूछा है मराठी में कहाँ से, ये लास्ट में भी पूछता तुम गुजरात से है क्या, सदी बोलता नहीं सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ। ठीक है वो सब बोलता है चेक करने के लिए। फिर वो बोलता है क्या तुमने फडणवीस का चेक किया क्या, क्या तुमने शिंदे का चेक किया क्या, क्या तुमने अमित शाह का चेक किया क्या, क्या तुमने मोदी का चेक किया क्या, करना और वीडियो बना के भेजना मुझे और मैं चढ़ाऊंगा। अब हंसी की बात क्या आ गई पता है आपको? जैसे ये घटना हुई और ये पूरा विरोध हुआ और पूरा विपक्ष एकजुट हुआ कि ये गलत तरीका हो, ये कोई तरीका नहीं है। क्या कोई हेलीकॉप्टर पे आदमी बक्सा भर के थोड़ी ले जाएगा पैसा बांटने के लिए, या कोई बंदूक या कोई सोना या चांदी या इतना रुपया भी नहीं ले जाएगा कि वो इन्फ्लुएंस कर सके। उसके बाद तुरंत ही गडकरी और फडणवीस का चेकिंग का वीडियो आ गया, बीजेपी ने उसको रिलीज किया। समझ में ये आता है कि चलो एक उद्धव ने तो खुद किया था, उतारा था, ठीक है, तो उसके मोबाइल में तो उन्होंने मीडिया को दिया। बीजेपी को किसने दिया? क्या चुनाव आयोग ने उतार को दिया, या खुद फडणवीस ने चेक किया अपना उतारते हुए, खुद बनवाया वीडियो, या गडकरी ने खुद अपना वीडियो उतार के चेक किया? नहीं, बीजेपी के पास कहां से है उसका जवाब उनके पास। सवाल ये है, इसका मतलब चुनाव आयोग जो भी गतिविधि करता है वो बीजेपी को पास ऑन करता है। आप यही मानेंगे ना? क्या बात है, उसमें तो सोर्स है और उसकी आवाज सुनाई दे रही है, उसमें बाकी दोनों में आवाज नहीं सुनाई दे रही है। कौन? खाली वीडियो बन रहा है। तो वीडियो क्या चुनाव आयोग बना रहा था, बीजेपी का कार्यकर्ता बना रहा था, अरुण कुमार अग्रवाल खुद बना रहे थे, उनके टंटे बंटे बना रहे। कौन? सोर्स तो आपको बताना पड़ेगा नहीं, वीडियो किसने उतारा। बीजेपी ने इसके काउंटर में वो रिलीज किया, यानी जल्दबाजी में उन्होंने एक चूक कर दी। बिल्कुल, इसलिए बोल रहा हूं ना, इसलिए इनको मैं चुनाव आयोग बोलता हूं। ऐसे ही चुनाव आयोग नहीं बोलता हूं। सवाल है ना, आपको मन में ख्याल नहीं आएगा भाई चलो वीडियो सामने आ गया, इसके सामने आपने इसके सामने वीडियो दिखाया, तो फिर ठीक है, तो फिर ये किसने दिया? ये किसने दिया? ये बीजेपी ने बताया कि ये हमने खुद उतारा है। भाई हमने उतारा तो आपको वहां हेलीपैड जाने की परमिशन किसने दी उतारने के लिए? थर्ड आई तो हो ही नहीं, थर्ड व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता ना। या तो हेलीकॉप्टर में जो व्यक्ति आया हुआ है वो, या वहां का फ्लाइंग स्क्वाड, वही हो सकता है। इसका मतलब आपने प्रॉपर वीडियो बनवाया, वीडियो बनवा के ये चुनाव आयोग कुछ घोषित जारी करना था, भैया ऐसा नहीं है कि हम अकेला इनका करते हैं। ये वीडियो इनका फजीहत कर दिया। बिल्कुल, देखिए तो आपको पता होगा 2019 में या 2017 में पीएम का कर्नाटका में एक हेलीकॉप्टर एक अधिकारी ने चेक किया, मुस्लिम अधिकारी था सर, तुरंत ही उसको हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया वहां से। और ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान कब नहीं है? जब युद्ध चल रहा हो, जब कोई रैली ना हो, सही बात,
जब कोई आप किसी में नहीं, जब आप चुनाव चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और बाकायदा स्टार प्रचार रखें अपनी पार्टी के, तो बाकायदा पीएम होंगे, सीएम होंगे, राष्ट्रपति भी क्यों ना होंगे और कहेंगे मैं स्टार प्रचारक हूं, तो आपका हेलीकॉप्टर का चेकिंग करना उस फ्लाइंग ऑफिसर या उस जो अधिकारी वहां पर है उसका कर्तव्य बनता है, चाहे वो विपक्षी नेता हो किसी या भी सत्ता पक्ष का हो। देखिए मैं आपको अभी बता दूं, ये भी गलत नहीं है कि अगर उद्धव का चेक कर रहे हो तो ठीक है, तो आप सबका चेक करिए। हाँ सही बात है। सबका तो आप चेक करते नहीं, दिखावटी के 2 लोगों का आपने चेक किया, ठीक है, और उसमें भी ये नहीं बताया कि वीडियो किसने दिया, और बीजेपी रिलीज कर रही है वीडियो। अगर था तो फिर चुनाव आयोग को करना चाहिए था। सीधी सी बात है, चुनाव आयोग करता है कि भैया नहीं ऐसा नहीं है, हम देखो हमने इनका भी करते हैं, सबका करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम सबका वीडियो बनाएं। यानी समझिए सर, ये जो चुनाव है पूरी तरह से बायस्ड है, ये समझ के चलिए, ये चुनाव आयोग से आप कोई अपेक्षा रख सकते नहीं है। अनिल जी, मेरा तीसरा सवाल है कि शिंदे और अजीत पवार जिस तरह से नाराज होकर गए थे, तो लग रहा है कि चुनाव के परिणाम आने के बाद वो फिर से घर की वापसी करेंगे। देखिए इसमें 2-3 चीज बातें, अब राजनीति में क्या होता है राहुल, के संकेत आपको देखने पड़ते हैं। अभी कम से कम 17-18 सीट ऐसी है जिस पर उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपने हिसाब से पूरा महायुति में महाविकास आघाड़ी में मैनेज हो भी गया लगभग, और जो उन्होंने उनको पार्टी से निकाल भी दिया। शिंदे ने क्या किया, शिंदे ने बीजेपी के सामने बहुत सारे लोग खड़े किए हैं बीजेपी के सामने, और सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि राज ठाकरे के बेटे के सामने उन्होंने अपना उम्मीदवार वापस नहीं लिया। तो एक ऑडियो भी वायरल हुआ था, मराठी में एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें फडणवीस समझा रहे हैं कि यार तुम एक अपने कार्यकर्ता को, सीनियर कार्यकर्ता को वो बता रहे हैं यार तुम लोग बैठते नहीं हो, और ये दिल्ली रिपोर्ट होती है, हमको सुनना पड़ता है, लेकिन एक बार बन जान दो मुझे, फिर मैं देखो क्या करता हूँ, फिर तो हमारे हाथ में। फिर वो बोलता है कि सर वो नारायण राणे देखो ऐसा हमको करता है, ये शिंदे हमको ऐसा करता है, अरे हमको एक बार तो बन जाने, फिर मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। इसका मतलब साफ है। तब एक पत्रकार ने जाके इनके घर पे इंटरव्यू किया शिंदे साहब को, उनको बताया कि अरे ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा आप चिंता क्यों करते हैं, सब सामने आने वाला, उनको उतनी सीटें मिलेंगी ही नहीं, हम मेरी भी घर बना नहीं पाएंगे, समझो। एक बात तो ये, ताकि बार्गेनिंग कर सके सीएम को लेके। दूसरी बात, इतने सीटों पर वो बीजेपी का कहना है कि हमने 15 लोगों को उतारा है वहां, लेकिन शिंदे का कहना है कि हमारे भी 20-25 लोग बीजेपी की तरफ से लड़ रहे हैं जो हमारे विचारधारा से हैं। कल उठकर बीजेपी हमारे साथ दाव कर सकती है तो हम उनके साथ भी दाव कर सकते हैं। दूसरा, अजीत पवार की बात करें, अजीत पवार की 3-4 बातें हम निकल के सामने आई। नंबर 1 एक बात आई, पहले कटेंगे बटेंगे नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा, बाहर वाले हो तुम जाओ घर। दूसरा बोला कि नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े आदमी हैं, हम तो छोटे हैं, अमरावती में उनको प्रचार करने आने की जरूरत नहीं है। दूसरी बोला ना उन्होंने ये बात। हाँ जी, नाराज हैं उनको। अभी देखो जब एक एड रिलीज की इन्होंने, एक है तो सेफ है, पता है आपको सब जगह, तो किसके लिए किया आपने? एक है तो सेफ है का क्या मतलब? मतलब आप किसी वर्ग को आप डरा रहे हो और किसी बड़े वर्ग को बोला आप एक हो जाओ और सेफ हो जाओ, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि तुम ये बात कहते हो एक तरफ तो कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, फिर आप बोलते हो एक है तो सेफ, किसके लिए कह रहे हो? सवाल ये उठता है। फिर आपने क्या कटेंगे बटेंगे आप बोलेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, सब बोलेंगे अरे तुम प्रधानमंत्री हो, घसियारे हो, गडेरिया हो तुम, तो बोलेंगे ना कोई भी। तब आपने अपना बदलाव अखबार में छपवा दिया, इनको लगा कि ये वाला मुद्दा चल जाएगा, लेकिन ये न तो कटेंगे बटेंगे चला, न तो ये चला, उल्टा इनके ऊपर ही वो नारा हुआ। रीजन क्या है कि इन तीनों में फडणवीस सीएम होंगे या अजीत पवार होंगे या शिंदे होंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह उन्होंने कहा अभी तो हैं, पर आगे जो परिणाम आएंगे वो नक्की नहीं है। क्योंकि देखो जब हो रही थी चर्चा 1 महीने पहले सीट शेयरिंग की, तभी अमित शाह उनको बार बार कहते देखो भाई हमने बहुत कुर्बानी दी आपके लिए, अब आपको देनी है। इसका मतलब अब हम सीएम बनेंगे, हमारा आदमी सीएम बनेगा, आप नहीं बनोगे। संकेत पहले से दिया था उन्होंने, लेकिन एक नाथ शिंदे को ऐसा था कि नहीं कोई बात नहीं हम काबू कर लेंगे। अब सवाल यह है, देखिए शरद पवार मराठा, एक नाथ शिंदे मराठा, अजीत पवार मराठा, ठीक है। होगा क्या जो मैं देख रहा हूं,
कल उठ के अगर सबसे बड़ी पार्टी होती है बीजेपी, क्योंकि उसके पास कोई चेहरा नहीं। देखो 4% ब्राह्मण है और जो क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस 4% के वो करते हैं। कल की परसों बोला वहां पर कि पाकिस्तान में तिरंगा लहरा देंगे। अरे भैया तुम पाकिस्तान की कहां, तुम मटिया हर बार किसी कांग्रेस के एक नेता ने बहुत समय इसको वीडियो मैंने देखा था। पाकिस्तान, हर चीज में पाकिस्तान नहीं, हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, गद्दार, राम मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, मांस मटन मछली और पाकिस्तान, ये 5 चीजों को अगर बीजेपी के डिसीजन से निकाल दिया जाए ना तो 1 मिनट भी नहीं बोल पाएंगे, चुनाव जीत भी नहीं पाएंगे। हाँ, 1 मिनट भी नहीं बोल ही नहीं। हाँ, जीतने की तो बात की बात है, चुनावी भाषण ये अगर इसके सिवाय अगर बोले भाषण हो ही नहीं पाएगा। अब ये बात समझ में निकल के आ रही कि देखो 2-3 बार अजीत पवार ने कहा कि अपने चाचा यानी शरद पवार को लेकर कि मैं तो चाहता था, उसने माफी भी मांगी। पता है उसने जब अपनी पत्नी को सुप्रिया सुले के खिलाफ में लड़ाया था, बाद में वो हार गई, उनकी पत्नी बारामती से खुद बहुत बुरी तरीके से, तो उसने माफी भी मांगी थी, मेरी गलती हो गई है, मुझे नहीं करना चाहिए था घर में ये। मतलब उसने बताने की कोशिश की तो मुझे अपनी भूल का एहसास है। कल उठ के 20-25 सीटें आती हैं, कुछ होता है ऐसा, और बीजेपी बड़ा भाई की भूमिका में आती है तो क्या होगा? हो सकता है कि अजीत पवार बोले कि भैया नमस्ते, हम जा रहे हैं वहां जाके हम सरकार बनाएंगे, हैं तो एनसीपी ही, दादा के चरणों में रख देगा माफी। जैसे पहली बार भी एक बार तो कर ही चुके थे, माफी मांग ही लिए थे, वो माफी मांग के वापस आ गए थे। ये परिवार का मामला है। अब एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे? तो शायद नहीं, उद्धव ठाकरे माफी नहीं करें। लेकिन हाँ, एकनाथ शिंदे अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। अजीत पवार ऐसे मास्टरमाइंड है जो हर के लिए अपनी जो छोटी सी खिड़की खोल के रखते हैं। क्यों? उनको पता है अगर एकनाथ शिंदे कल उठ के आते हैं, उनका ईगो हर्ट होता है। भैया मुझे अगर तुम डेप्यूटी सीएम ही बना रहे हो तो मैं यहीं कोई मंत्री बन के रहूंगा, मैं परिवार के साथ में रहूंगा और अपने लोगों के साथ में आ जाऊंगा मैं वापस। मतलब ये होने की भी संभावना है। अगर कोई ये मानता है कि अभी सब कुछ जैसा दिख रहा है वैसा होगा, तो परिणामों के बाद ऐसा होने वाला नहीं है, ये मान के चलिए राहुल, बहुत बड़ा गड़मथल वहां होने वाला है। हाँ सर, मेरा एक लास्ट सवाल है कि अजीत पवार ने एक निजी चैनल को उद्धव सरकार गिराने को लेकर अदानी का हाथ होने का बयान दिया है, उसको लेकर विवाद अब हो गया है। देखिए, अजीत पवार को क्या कच्चा खिलाड़ी समझते हैं आप? अजीत पवार को पता है कि मुझे क्या कब कैसे करना है। इसके पहले हमने अजीत पवार की चर्चा की। हाँ, उन्होंने तीर धनुष तान के रखा हुआ है, पहले से बोल के रखा हुआ है। पहले मुद्दे पर बोला कि भाई जो बटेंगे कटेंगे वो बोलते हैं वो नहीं चलेगा, वो बाहर है, हमारी तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, और ये सब बोला उन्होंने, संभाजी ने, छत्रपति शिवाजी। फिर उन्होंने ये कहा कि बारामती में आने की जरूरत नहीं, हम खुद अपना प्रचार कर लेंगे, देख लेंगे, पीएम को आने की जरूरत। अब तीसरा इन्होंने ये बॉम्ब फोड़ दिया। उनका कहना यह था कि जब सरकार पहली बार ही, जब 2019 में ही, उसमें जब बीजेपी के साथ जाने की बात थी, तब अमित शाह भी थे, मैं भी था, जिसमें वो सुबह 4 बजे चले गए थे। अमित शाह भी थी, मैं भी था, शरद पवार भी थे और अदानी भी थे। सर उसमें एक कहानी भी, अब वो कितना सच हो मालूम नहीं, ऐसा कहा जा रहा था क्योंकि उस टाइम वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग गया, तो वो हटवाने के लिए ये कहीं ना कहीं शरद पवार की ही चाल थी। देखो ऐसी तरह के खबरें, देखो क्या होता है, स्टोरी बहुत सारी प्लांट होती है जी। क्यों जानते क्यों? पॉलिटिक्स में कभी किसी स्टोरी की पुष्टि करने के लिए कोई नहीं आता है। हाँ, कभी कभार कोई पुस्तक लिख दे कि भैया उस समय मैंने ऐसे किया था या ये, तो बात समझ में आती है। लेकिन अभी उसके पीछे कोई तथ्य सत्य अभी देखो इस बात की किसी ने कहा ना, तो अदानी से कोई पूछेगा भैया तुम थे, या तो शरद पवार भी बोल रहे हैं हम हैं भाई। तो एक बंदा ये था जो बोल रहा था मैं भी था, अमित शाह भी थे। तो फिर जाहिर सी बात नहीं, अब उसका कोई खंडन नहीं कर रहा, देखो इसका कोई खंडन। और पॉलिटिक्स में बहुत सारी क्या होती है, खंडन होता, जानबूझ के स्टोरी को फ्लो कर दिया जाता है जिससे वो तैरती रहे, उस पे नरेशन सेट होता रहे। अब बात यह है कि ये बात क्यों अभी कराई गई? अदानी का नाम क्या है? कोई दूध बच्चे तो है नहीं, रिपोर्टर ने ऐसे किया और बोल पड़े हाँ अदानी, समझो। उसने जानबूझ के, उनको पता था ये मैं बोलूंगा, इसका मतलब साफ है कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते, या जो कांग्रेस आरोप अभी तक लगाती रही कि जो मोदी जो हैं वो अदानी के लिए काम कर रहे हैं, या केंद्र की सरकार जो अदानी के लिए काम कर रही है, विदेशों में जो जाते हैं वो अदानी के लिए जा रहे हैं, जहां जाते उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, इजराइल जाए तब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है,
रशिया जाएं तब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, चीन जाएं तब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, भले जमीन हमारी कितनी भी चली जाए, साउथ अफ्रीका जाएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बांग्लादेश जाएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, क्या बोलते हैं अपना श्रीलंका जाएंगे तब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। पूरा टेंडर का भरमार इनको मिल ही रहा है। मतलब जहां जाएंगे चाहे जमीन हो वो भी, जंगल भी वो, आपकी हवा भी देना कुछ दिन में ये आपको गैस में भर के देंगे, उस पर लिखा होगा अदानी। हवा से लेके रोड जमीन तक, मतलब नभ थल जल, हाँ, सब उनके हाथ में दे दिया इन्होंने ताकि अमीर हो सके। लेकिन सवाल ये है कि अदानी को लेकर अब जिस तरह से नैरेटिव शॉट होने लगा है वो बेहद गंभीर है। ये सभी उद्योगपतियों के मन में भी होने लगा है कि जो मोदी हैं वो अदानी को ही सपोर्ट कर रहे हैं और अदानी को ही लाभ हो रहा है। ये इसको बोलते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म, मतलब निश्चित लोगों को आप लाभ दो, सबको नहीं। आपको बिजनेस में लाभ देना है, जो कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लिखा था लेख, उसे ही लिखा था ना कि आप सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दो। ऐसा नहीं कि आपने 4 लोगों को पकड़ लिया, उन्हीं को दो, उन्हीं के लिए नियम बनाओ, उन्हीं के लिए सब कुछ करो। आज सबको तो तभी देश हमारा विकसित होगा। और ये कहते भी और ज्यादा लोगों का विकास, लेकिन वो एक तरफा हो रहा है। मतलब अदानी को आपने अमीर बनाने के लिए सब कुछ छूट दे रखा है। ये बात कांग्रेस कहती थी, ये तो अब आपके मंत्री हैं, अभी भी आपके सरकार के चला रहे हैं, वित्त मंत्री हैं वो, और उन्होंने जब ये कहा तो इसका जवाब न तो पीएम को देते बन रहा है, न तो अमित शाह से देते बन रहा है, न तो स्वयं अदानी आके बोल रहे हैं। प्रेस नोट बता दें, हिंडनबर्ग जब भी करता है कुछ होता है तो कहा जाता है ये केस फर्जी है, क्या बोलते हैं, ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। इसमें अदानी ने अभी तक क्यों खंडन नहीं दिया कि भैया ये जो बोला है गलत बात है, हमारा कोई हाथ नहीं है, हम ऐसे काम हम ध्यान नहीं देते, हम तो बिजनेस करते हैं, प्योर बिजनेसमैन है। कोई भी आके सामने से भैया अगर आपको ऐसा लगता है तो जिस तरह से ट्रंप ने एलन मस्क को मंत्री बना दिया, आपने एक डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, आप भी बना दो अदानी को और अंबानी को, दोनों का एक कॉमर्स मिनिस्ट्री अब ये चलाएंगे, इनसे सीखेंगे हमारे लोग की बिजनेस कैसे करना है। लेकिन आप कर क्या रहे हैं, आप एक तो छद मोड़े हुए लोकशाही का करते हैं तानाशाही, आप बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की और देते हैं केवल 4 लोगों को फायदा। मतलब ये बात सब निकल के आती है राहुल, कथनी करने में अंतर है। लोग इससे कहीं ना कहीं बोलते हैं उलझ जाते हैं, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हिटलर का एक नियम था, हिटलर कहता था अगर आप किसी को कन्विंस ना कर सके ना तो उसको कंफ्यूज कर दो ताकि वो आपके पाले में ही रहे, उस तरफ जाने से डरे। मतलब यही चीज जो है वो अभी नरेंद्र मोदी और उनकी जो सरकार महाराष्ट्र में करती दिखाई दे रही है। यानी कुल मिला के जनता को बस घुमा के रख रहे हैं। बाकी बिल्कुल महंगाई देखिए, कल ही मैंने अखबार में पढ़ा था सर, महंगाई सबसे चरम पर है अब तक के सबसे सालों में। लेकिन न तो गोदी मीडिया देखिए कोई चर्चा कर रहा है राहुल, न तो लोकल कोई मीडिया। आप हम चर्चा करते हैं लेकिन आप हमको इतना प्रमोशन नहीं मिलता है, आप हमको जो है यूट्यूब भी उतना ज्यादा प्रमोट नहीं करता। ठीक है, हम अपने हिसाब से संघर्ष करते हैं, धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे, कभी ना कभी तो हमको भी सर मिलेगा। बिल्कुल। तो सर धन्यवाद, आप हमेशा हमारे मंच के लिए समय निकालते हैं, एक बार फिर से सर आपका खूब खूब धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में अनिल भाई पटेल, जिनका कहना है किस तरह से जो आरोप लग रहे हैं और वार पलटवार की जो राजनीति महाराष्ट्र में देखी जा रही है, और आने वाले समय में जिस तरह से करीब जो तारीखें आ रही हैं चुनाव की, तो दिन प्रतिदिन महाराष्ट्र का माहौल गर्माता जा रहा है। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें। पंचायत नमस्कार।